नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारतीय शिक्षा का इतिहास में भाग 6 का अध्ययन कर रहे हैं। भाग 6 देखेंगे। इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक शिक्षा प्रयास। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक शिक्षा प्रयास यानी ये जो पीरियड चल रहा था, ये पीरियड था 1600 से 1813 ईस्वी के बीच का, मध्य का पीरियड था ये। इस बीच में 1599 में लंदन के व्यापारियों ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया और उनकी प्रार्थना पर महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने सर्वप्रथम 31 दिसंबर 1600 को इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक आज्ञा पत्र प्रदान किया था। और इस आज्ञा पत्र पर जो कंपनी की प्रारंभिक नीति वो क्या थी कि कंपनी के व्यापारियों ने 1611 में मछलीपट्टनम में प्रथम और 1613 में सूरत में द्वितीय कारखाना स्थापित किया था। और भारत में अपनी प्रतिद्वंदी पाश्चात्य व्यापारियों का अनुकरण करके उन्होंने भी अपने प्रोटेस्टेंट मिशनरियों को इस देश में बुलाया। और ऐसा करने में उनके 3 उद्देश्य थे। पहला जो था कि वो जिन स्थानों में अंग्रेज आकर बसे थे वहाँ से पुर्तगाल की रोमन कैथोलिक मिशनरियों का प्रभाव समाप्त करना था। और दूसरा जो था कि धार्मिक शिक्षा द्वारा अपनी कंपनी के कर्मचारियों की आध्यात्मिक उन्नति करना। और तीसरा भारतवासियों में अप्रत्यक्ष रूप से ईसाई धर्म का प्रचार करना था। ये उनकी 3 मेन रूप से जो उनकी कंपनी की प्रारंभिक नीति थी, ये उसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। और प्रारंभ में कंपनी का ध्यान व्यापार एवं धर्म प्रचार कार्य पर केंद्रित था। धर्म प्रचार कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए 1614 से ही कंपनी ने भारतवासियों को अपने देश में प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार करने के लिए प्रशिक्षित करना प्रारंभ किया। और कुछ भारतीय ईसाइयों को धार्मिक दीक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भी भेजा गया। सन 1936 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में आर्कबिशप लॉर्ड ने अरबी शिक्षा का विभाग स्थापित किया, जिसमें भारत आने वाले मिशनरियों को अरबी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। और 1659 के आदेश पत्र में जो डिस्पैच लेटर आया, उसमें कंपनी के संचालकों ने भारतवासियों को ईसाई धर्म में दीक्षित करने की और इस उद्देश्य से प्रत्येक जहाज पर मिशनरियों को भेजने की इच्छा व्यक्त की। इस समय तक कंपनी के कर्मचारी भारतवासियों की धार्मिक भावनाओं से कुछ परिचित हो चुके थे, अतः उन्होंने संचालकों की इच्छा की ओर ध्यान न देकर धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाना ही उत्तम समझा। और अब 1698 में कंपनी का आज्ञा पत्र दोहराया जाता है, फिर से आता है। तब उसकी एक धारा के अनुसार कंपनी को अपने किलों, नगर रक्षक सेनाओं तथा बड़े कारखानों में विद्यालय स्थापित करने का आदेश दिया गया। यहीं से भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का सूत्रपात होता है और उसका प्रारंभ अंग्रेजी बस्तियों में हुआ और अंग्रेजी राज्य प्रसार के साथ साथ उसका रूप परिवर्तित होता चला गया। और इसके जस्ट बाद हमको दान आश्रित विद्यालय मिलते हैं। दान आश्रित विद्यालय का मतलब क्या है कि 1698 का जो आज्ञा पत्र था, तो इसके आदेशानुसार मद्रास और बंबई में कुछ दान आश्रित विद्यालय खोले गए और उनका व्यय भार कंपनी, उसके कर्मचारियों तथा चंदे के द्वारा वहन किया जाता था। इन विद्यालयों का उद्देश्य अंग्रेजों, एंग्लो इंडियनों, ईसाइयों, कंपनी के कर्मचारियों तथा जनसाधारण के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना था। इनमें प्रवेश की प्राथमिकता प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों को मिलती थी। इसमें लिखना पढ़ना, गणित और ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। ये जितने भी विद्यालय थे दान आश्रित विद्यालय थे इन पर। और इन्हीं पर मद्रास में 1673 में प्रथम माध्यमिक विद्यालय खोला जा चुका था। इसमें अंग्रेजों, पुर्तगालियों, एंग्लो इंडियनों तथा कंपनी के कुछ भारतीय कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते थे। इसमें शिक्षा का माध्यम पुर्तगाली भाषा थी और शिक्षा का कार्य प्रिंगल नामक पादरी करता था, जिसे कंपनी 50 पाउंड वार्षिक वेतन देती थी। और 1715 में कंपनी की अध्यक्षता में स्टीवेंसन ने मद्रास नगर में सेंट मैरीज चैरिट स्कूल नामक प्रथम दानाश्रित विद्यालय स्थापित किया। इसमें कंपनी के प्रोटेस्टेंट यूरोपियनों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। और 1717 में भारतीय बच्चों के लिए इसी प्रकार का एक एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल कडलौर में खोला गया। और 1812 में नगर सेना के पादरी ने भारतीय सैनिकों तथा नगरवासियों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए एक संडे स्कूल खोला
ये मद्रास में खोले गए थे। और जो मुंबई की प्रगति थी, उस टाइम मुंबई बोला जाता था, तो मद्रास के प्रथम दानश्री विद्यालय के सिद्धांतों का आधार पर रिचार्ड कॉब ने निर्धन प्रोटेस्टेंट यूरोपियन बच्चों के लिए बम्बई में 1719 में एक स्कूल खोला और 1807 तक यह विद्यालय चंदे से प्राप्त धन से चलता रहा। पर उस वर्ष कंपनी ने इसे अपने संरक्षण में ले लिया 1807 में। और इसके अतिरिक्त बम्बई में केवल एक विद्यालय और था जिसे पुर्तगालियों ने 1790 में स्थापित किया था। अब कंपनी की शिक्षा नीति डेवलप हो रही है। कंपनी की शिक्षा नीति उत्तर पूर्व में अंग्रेज व्यापारियों ने 1633 में प्रवेश किया और हरिहरपुरा तथा बालासोर में अपने कारखाने स्थापित किए। इस प्रदेश में अनेक वर्षों तक कंपनी का व्यापार अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में से होकर गुजरता रहा। धीरे धीरे किसी प्रकार ये कंपनी भारत पर अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में सफल हुई और इसका शिक्षा के इतिहास में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अतः हम इसे यहाँ केवल इतना ही समझकर छोड़ देते हैं कि 1757 में प्लासी के युद्ध में विजय के उपरांत या इससे अधिक निश्चित रूप से 1765 में सम्राट शाह आलम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करके कंपनी का सौभाग्यसूर उदय होता है और उसने राज्य प्रसार के पथ पर अपना अभियान प्रारंभ किया। और 1765 के पश्चात जब कंपनी को भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो गई, तब उसकी शिक्षा नीति में परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ और वह अनुभव करने लगी कि उसे भारतवासियों के लिए कुछ करना है। उसे हिंदू और मुसलमान शासकों के राज्य उत्तराधिकारियों में प्राप्त हुए थे और इन शासकों ने अनेक प्रकार से शिक्षा को प्रोत्साहित किया था, जैसे पाठशालाएं और मदरसे स्थापित किए थे, विद्वान पंडितों और मौलवियों को उपाधियों से विभूषित किया था और उनको आजीविका चलाने के लिए जागीरें दी थीं। कंपनी ने विचार किया कि इन परंपराओं को जारी रख कर ही भारतवासियों की सद्भावनाओं को प्राप्त किया जा सकता है और वहीं से कंपनी की नवीन शिक्षा नीति का श्री गणेश होता है। और इस नीति को निर्धारित करने में दो अन्य तत्वों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो मेन फैक्ट से थे यही दो थे। पहला जो था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो था, इसके अनुसार कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया और 1781 में संशोधित कानून के अनुसार यह निश्चित किया गया कि भारतवासियों के मुकदमों का निर्णय उनके धर्म, रीति रिवाजों और रहन सहन के आधार पर किया जाए, क्योंकि अंग्रेज न्यायाधीश इन बातों से अनभिज्ञ थे। अतः उनकी सहायता के लिए भारतवासियों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी हो गया, आवश्यक हो गया। और जो सेकंड फैक्ट था वो था कि कंपनी प्रभावशाली भारतवासियों के पुत्रों को सरकारी पदों पर कार्य करने के लिए भी शिक्षित करना चाहती थी और इस प्रकार उच्च वर्गों का विश्वास था तथा सहयोग प्राप्त हो गया, जिससे भारत में अपने नव स्थापित राज्य को सुदृढ़ बनाना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एंग्लो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज आए थे। और इन सब बातों को ध्यान में रख करके कंपनी ने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए उच्च शिक्षा के कुछ केंद्र स्थापित किए। इनमें कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज मेन फैक्टर रखते थे ये दोनों। इस पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पर आते हैं हम इसके कलकत्ता मदरसा। तो ये कलकत्ता मदरसा था, तो कलकत्ता मदरसा को स्थापित करने वाला बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था और ये 1780 में नगर के कुछ लब्ध प्रतिष्ठित मुसलमानों ने उससे प्रार्थना की कि उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया जाए और मुदगिद उद्दीन नामक एक विदेशी विद्वान की सेवाओं से लाभ उठाया जाए। उसने तत्काल मुदगिद उद्दीन को बुलाया, उसे मदरसे का प्रधानाचार्य नियुक्त किया और अक्टूबर 1780 में कलकत्ता मदरसा शिक्षण कार्य में लग गया। कंपनी के संचालकों से मदरसे के व्यय के लिए धन प्राप्ति में विलम्ब होने की आशंका से हेस्टिंग्स ने उसके व्यय का भार अपने ऊपर ले लिया और प्रारंभ में इस मदरसे में 40 छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा, भोजन, छात्रावास एवं पुस्तकों की व्यवस्था की गई। परंतु मुदगिद उद्दीन की ख्याति के कारण जनवरी 1781 में ही कश्मीर, गुजरात और कर्नाटक से छात्र आने लगे और छात्रों की संख्या को 40 से बढ़ाकर 100 करना पड़ा। व्यय अधिक हो जाने के कारण हेस्टिंग्स ने कंपनी के संचालकों से मदरसे को अपने संरक्षण में लेने की प्रार्थना की। उन्होंने न केवल इसकी स्वीकृति दी अपितु वारेन जो हेस्टिंग्स था इसके द्वारा व्यय किया हुआ धन भी उसे लौटा दिया और प्राचीन प्रथा के अनुसार 1785 में संचालकों ने 29,000 रुपये की वार्षिक राजस्व की भूमि मदरसे के पोषण के लिए दी और उचित प्रबंध न हो सकने के कारण इस भूमि को 1819 में वापस ले लिया गया और 30,000 रुपया वार्षिक राजकोष से दिया जाने लगा। मदरसे के प्रबंध का भार एक अंग्रेज सेक्रेटरी को सौंप दिया गया और मदरसे के पाठ्य विषयों में
पदार्थ विज्ञान शास्त्र, कुरान के धर्म सिद्धांत, कानून, ज्योतिष, ज्यामिति, गणित, तर्कशास्त्र, अलंकार शास्त्र एवं व्याकरण मुख्य थे। ये इतने सब्जेक्ट। और शिक्षा काल जो था ये 7 वर्ष और शिक्षा का माध्यम अरबी था। शिक्षकों के अतिरिक्त कुरान पढ़ाने के लिए एक खातिब और नमाज पढ़ाने के लिए एक मुअज्जिन था। मुस्लिम प्रथा के अनुसार प्रार्थना एवं पूजा पाठ के लिए शुक्रवार को अवकाश रहता था। नेक्स्ट जो था कि बनारस संस्कृत कॉलेज, ये कलकत्ता मदरसा के समान बनारस संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना कारण भी सेम था। ये राजनीतिक कारण थे। और इस कॉलेज का शिलान्यास 1791 बनारस राज्य के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने किया था। जिस प्रकार कलकत्ता मदरसा में मुस्लिम धार्मिक सिद्धांतों और कानूनों की शिक्षा देकर मुसलमान नवयुवकों को अंग्रेज न्यायाधीशों की सहायता देने के लिए तैयार किया गया था, उसी प्रकार बनारस संस्कृत कॉलेज में हिंदू नवयुवकों को हिंदू धर्मशास्त्रों एवं कानून की व्याख्या करने के लिए दीक्षित किया जाता था। और प्रथम वर्ष इस कॉलेज को 14,000 रुपये अनुदान के रूप में दिया गया, पर 1792 में इस धनराशि को बढ़ाकर 20,000 रुपये वार्षिक कर दिया गया। प्रारंभ में इस कॉलेज का प्रबंध पंडितों ने किया, पर उनकी असफलता को देखकर कुछ समय बाद एक अंग्रेज सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया। कॉलेज के पाठ्य विषयों में हिंदू धार्मिक सिद्धांत, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, संगीत, इतिहास, कविता और कानून सम्मिलित थे। कॉलेज का समस्त प्रबंध धर्मशास्त्रों के नियमों पर और शिक्षा मानव धर्म पर आधारित थी। यहीं पर एक और विद्यालय था, फोर्ट विलियम कॉलेज। ये जो कॉलेज था इसकी स्थापना 1800 में लॉर्ड बेलेजली ने कलकत्ता में की थी, और ये लॉर्ड बेलेजली के कारण ही इसका मेन स्थान है। और इसका प्रमुख उद्देश्य कंपनी के तरुण कर्मचारियों को हिंदू और मुस्लिम कानूनों, भारतीय इतिहास, अरबी, फारसी, संस्कृत और भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। इसने बंगला साहित्य और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास में अति सराहनीय योग दिया और उनसे संबंधित पुस्तकें प्रकाशित की। इस कॉलेज में डॉक्टर गिल क्राइस्ट, डॉक्टर केरे, कोलब्रुक और पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर ऐसे विद्वान शिक्षक थे। एक विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित किए जाने के कारण भारतीय शिक्षा के इतिहास में इस कॉलेज का स्थान अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु 1818 में कंपनी ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक कॉलेज अंग्रेज कर्मचारियों को भारतीय भाषाओं सिखाने के लिए खोला। आप देखिए इनके जो व्यक्तिगत कार्य यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इनकी पर्सनल कार्य जो थी ये राजकीय प्रयत्नों के अतिरिक्त विद्यालयों की स्थापना के लिए कुछ व्यक्तिगत प्रयास किए थे। इनमें 1787 में श्रीमती कैंपबेल ने मद्रास में एक महिला आश्रम खोला और उसी वर्ष डॉक्टर एंड्रयू बेल ने एक ऐसा ही आश्रम बालकों के लिए एगमोर में स्थापित किया। और यह संस्था शिक्षा के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी, क्योंकि डॉक्टर बेल ने ही प्रथम बार बालचर प्रणाली का परीक्षण किया गया। जो बालचर प्रणाली थी पहली बार वहीं इसका टेस्ट किया गया था। और इन दोनों विद्यालयों को समय समय पर कंपनी से कुछ आर्थिक सहायता मिल जाती थी। इनमें केवल यूरोपियन कर्मचारियों की वैध संतानें और अनाथ बच्चे ही पढ़ सकते थे। और 1765 के बाद शिक्षित व्यक्तियों की बढ़ती हुई मांग के कारण कलकत्ता नगर में बहुत से विद्यालय स्थापित हुए। सर्वप्रथम ब्राउन ने हिंदू बालकों के लिए एक अंग्रेजी स्कूल खोला। इसके बाद एराटून, पीटर्स, शेरबोर्न, कृष्णमोहन बोस एवं शिवदत्त ने भी इस प्रकार के विद्यालयों का निर्माण किया। श्रीमती पिट, श्रीमती लासन, श्रीमती कोपलैंड एवं कुछ अन्य महिलाओं ने बालिकाओं के लिए 6 से अधिक विद्यालयों का प्रबंध किया। बालकों और बालिकाओं की इन शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था और इन्होंने अंग्रेजी भाषा को लोकप्रिय बनाने में प्रशंसनीय कार्य किया था। अब इसके लिए मिशनरियों के जो कार्य थे, मिशनरियों ने क्या कार्य किया था, अपना महत्वपूर्ण जो योगदान दिया था, तो मद्रास और बम्बई के समान बंगाल में भी कुछ दान आश्रित विद्यालयों की स्थापना हुई। और इन विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य यूरोपियनों के अनाथ एवं परित्यक्त बच्चों को शिक्षा देना था। इस प्रकार के 2 विद्यालय कलकत्ता में थे। कलकत्ता चैरिटेबल स्कूल, जिसकी स्थापना एंग्लिकन मिशनरियों ने 1729 ईस्वी में की थी और जो थोड़े से अशिष्ट बच्चों पर अत्यधिक धन व्यय करके ज्यों-त्यों 1787 तक चलता रहा उसी प्रकार। और उस वर्ष इस विद्यालय का कार्यभार एक बोर्ड को सौंप दिया गया। दूसरा विद्यालय फ्री स्कूल था, जिसकी स्थापना 1789 में फ्री स्कूल सोसाइटी ने की थी। और इन दोनों विद्यालयों के अतिरिक्त कलकत्ता में 13 मील दूर डेनो के उपनिवेश श्रीरामपुर में बेनीवोलेंट इंस्टीट्यूशन नामक एक दान आश्रित शिक्षा संस्था और थी। इसकी स्थापना अंग्रेज बैप्टिस्ट मिशनरियों ने किया था।
और ये जो मतलब इन्होंने मिशनरियों ने किया था, ये भारतीयों और एंग्लो इंडियन बच्चों को शिक्षा देने के लिए मेन रूप से किया था। श्रीरामपुर के बैप्टिस्ट मिशनरियों के 3 नेता थे, केरे, वार्ड और मार्समैन। उन्होंने श्रीराम त्रिमूर्ति कहा जाता था। श्रीराम त्रिमूर्ति जो हैं यही तीनों व्यक्ति हैं, और इनके प्रयासों के फलस्वरूप श्रीरामपुर, कलकत्ता और अन्य स्थानों में बालकों तथा बालिकाओं के लिए 1817 तक 115 विद्यालय खोले जा चुके थे। इस पर 115 विद्यालय खोले जा चुके थे। और श्रीरामपुर त्रिमूर्ति का जो ये धर्म प्रचार का कार्य कहीं अधिक उत्साहपूर्ण था, और उन्होंने 1800 में एक मुद्रणालय खोला, बाइबिल को अनेक देशी भाषाओं में अनुवादित करके मुद्रित किया और निसंकोच भाव से अपनी धार्मिक पुस्तकें जनता में बांटी। कुछ ही वर्षों में उनका धार्मिक उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर सीमा का उल्लंघन कर गया, और 1808 में उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के नाम संदेश नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की। इसमें मोहम्मद साहब को झूठा पैगंबर बताया गया, हिंदू धर्म की निंदा की गई। इसमें हिंदुओं और मुसलमानों में इतनी उत्तेजना फैली कि उसे शांत करने के लिए लॉर्ड मिंटो ने मिशनरियों का प्रेस जब्त कर लिया और उनको बंदी करवा के कलकत्ता बुला लिया था। और मिशनरियों को कंपनी की दमन नीति से बहुत असंतोष हुआ, और भारत में इसका विरोध करने में अपने को असमर्थ पाकर उन्होंने अपने समर्थकों के द्वारा इंग्लैंड में आंदोलन प्रारंभ किया, और इस आंदोलन का नेता चार्ल्स ग्रैंट था। और उनकी नीतियों के बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे, चार्ल्स ग्रैंट के बारे में। ये वहाँ का एक नेता था, जो आंदोलन था उसी कारण चार्ल्स ग्रैंट मेन रूप से आया था। वो जो चार्ल्स ग्रैंट था, ये कंपनी के कर्मचारियों और व्यवसाय के रूप में भारत में 23 वर्ष रह चुकने के कारण यहाँ की परिस्थितियों से पूर्णतया परिचित था। इंग्लैंड लौटने पर उसने ग्रेट ब्रिटेन की एशियाई प्रजा की सामाजिक दशा पर विचार नामक एक पुस्तिका लिखकर भारतवासियों की स्थिति पर प्रकाश डाला। और एक स्थान पर ग्रांट ने लिखा है कि यूरोप के सबसे खराब भागों में निस्संदेह अनेक मनुष्य हैं जो सच्चे, ईमानदार और शुद्ध हृदय वाले हैं। बंगाल में तो सच्चा और ईमानदार मनुष्य अलभ्य है। मुझे भय है कि जीवन में सब प्रकार के पवित्र आचरण वाला मनुष्य अप्राप्य है। हिंदुस्तान के निवासियों को दी गई शक्ति सदैव अत्याचारपूर्ण रीति से प्रयोग की जाती है या अन्याय के कार्य में लगाई जाती है। सभी स्थितियों में सभी प्रकार के पदों का प्रयोग धनोपार्जन के लिए किया जाता है। न्याय सामान्य रूप से व्यापार की वस्तु बन गया है। ये उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक पर उस पर। और भारतवासियों की नैतिकता का ये चित्र अतिरंजित है। एल्फिंस्टन, मुनरो और मेटकाफ ने उनके निकट संपर्क में रहकर भी इस प्रकार के विचार कभी व्यक्त नहीं किए थे, परंतु ग्रांट क्षम्य है क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य शिक्षा प्रसार द्वारा भारतवासियों के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना और उनका पुनरुत्थान करना था। यह सत्य है कि उन दिनों भारतीय समाज पतोन्मुखी हो रहा था, उसमें अनैतिकता, भ्रष्टाचार और अज्ञान की वृद्धि हो रही थी। ग्रांट का विश्वास था कि पाश्चात्य शिक्षा और ईसाई धर्म द्वारा भारतवासियों ने नैतिक स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है और उनकी अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। ग्रांट ने अपने विश्वास को लेखबद्ध करते हुए लिखा था कि अज्ञानता को दूर करने का वास्तविक उपचार ज्ञान का प्रसार है। हिंदू इसलिए गलती करते हैं क्योंकि वे अज्ञानी हैं और उनकी गलतियों को उचित प्रकार से कभी भी उनके समक्ष नहीं रखा गया। उनको हमारे प्रकाश और ज्ञान का दिया जाना ही उनके लिए सर्वोत्तम उपचार सिद्ध होंगे। भारतवासियों में ज्ञान का प्रसार करने के लिए ग्रांट ने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का उपयुक्त माध्यम बताया था और उसका कहना था कि योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी साहित्य, विज्ञान, दर्शन और धर्म की शिक्षा पाकर भारतवासियों की विचारधारा परिवर्तित हो जाएगी। ग्रांट की प्राय सभी बातों को भविष्य में मान लिया गया। वस्तुतः अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की अग्रिम रूपरेखा का निर्माण उसी ने किया, इसलिए उसको भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसी कारण है चार्ल्स ग्रांट को भारत का आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता बोला जाता है। और इसके बाद जो आता है कि 1793 का आज्ञा पत्र, उसके बाद 1793 का जो आज्ञा पत्र था, ग्रांट के विचारों से ब्रिटिश लोकसभा का सदस्य विलफोर्स अत्यधिक प्रभावित हुआ और जब 1793 में कंपनी का आज्ञा पत्र पुनरुत्शोधन के लिए संसद में आया, तब विल्बरफोर्स ने उसमें शिक्षा संबंधी एक धारा जोड़ने के विचार से अग्रलिखित प्रस्ताव किया रहा
कि ब्रिटिश व्यवस्थापिका का ये विशेष तथा अनिवार्य कर्तव्य है कि वह समस्त उचित एवं विवेकपूर्ण साधनों द्वारा भारत में ब्रिटिश राज्य के हित एवं समृद्धि के लिए कार्य करे और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे साधनों को अपनाए जिनसे भारतीयों के ज्ञान, धर्म और नैतिकता का स्तर ऊंचा उठे। ये उन्होंने अपने उस प्रस्ताव पर लिखा था। कंपनी के संचालकों ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि हिंदुओं की अपने धर्म और नैतिकता की उतनी ही उत्तम प्रणाली है जितनी कि अधिकांश व्यक्तियों की है, और उनके धर्म परिवर्तन का प्रयास करना या उनको अधिक ज्ञान देना पागलपन होगा। लोकसभा के सदस्य रेडल जैक्सन का मत था कि हमने अमेरिका के उपनिवेशों को अपनी भाषा का प्रसार करने के कारण खो दिया, अतः हमें भारत में ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए। फलस्वरूप पार्लियामेंट ने विल्बरफोर्स का प्रस्ताव रद्द कर दिया था। यहीं से भारतीय शिक्षा में प्रतिवादी नीति जनरेट होती है, इसी के जस्ट बाद इसी कहानी से। जिस समय इंग्लैंड में यह आंदोलन चल रहा था कि भारतवासियों की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो और उनमें ईसाई धर्म का प्रचार किया जाए, उस समय भारत में कंपनी के कुछ पदाधिकारी इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि भारतवासियों को भारतीय पद्धति द्वारा शिक्षा दी जाए और उनकी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए। कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज का निर्माण करके वे शिक्षा में प्राच्यवादी नीति के विचार को व्यक्त कर चुके थे। वे इस बात पर बल दे रहे थे कि इस प्रकार की अन्य शिक्षा संस्थाओं का प्रबंध करके प्राच्य शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए। इस प्रकार दोनों देशों में दो विरोधी विचारधाराएं कार्य कर रही थीं और भारत में कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी लॉर्ड मिंटो भारतीय साहित्य एवं विज्ञान का प्रशंसक तथा प्राच्यवादी नीति का समर्थक था और उसने 6 मार्च 1811 में अपने विवरण पत्र में भारतीय शिक्षा की दयनीय दशा का चित्र अंकित करके अपनी कंपनी के संचालकों को प्रेषित किया। और मिंटो ने फिर इसी बात पर लिखा कि भारत के निवासियों में विज्ञान और साहित्य का उत्तरोत्तर पतन हो रहा है। विद्वानों की संख्या न केवल कम हो गई है अपितु उनके ज्ञान की परिधि भी संकीर्ण होती जा रही है। और इस स्थिति में तत्कालिक परिणाम भी ये आ गया था कि अनेक अमूल्य ग्रंथों का प्रयोग न किया जाना और उनका विनाश, तत्कालिक परिणाम आ गया। और इस बात का भय भी था कि यदि सरकार ने शीघ्र ही सहायता प्रदान न की तो ग्रंथों और उनकी व्याख्या करने वाले व्यक्तियों के अभाव में शिक्षा का पुनरुद्धार असंभव हो जाएगा। इसकी जस्ट बाद आता है 1813 का आज्ञा पत्र। जो 1813 का आज्ञा पत्र आता है, इन दोनों नीतियों के प्रतिपादकों ने भारतीय शिक्षा के प्रश्न को विवादास्पद बना दिया था और इसका रिजल्ट क्या निकला कि 1813 में कंपनी का आज्ञा पत्र पुनर्शोधन के लिए पार्लियामेंट में आया। तब गंभीर विचार विमर्श के पश्चात उनमें 2 नवीन धाराएं जोड़कर दोनों दलों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। प्रथम धारा के अनुसार मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दे दी गई। दूसरी धारा में शिक्षा को कंपनी का कर्तव्य बताया गया और कहा गया कि प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपये भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान एवं विज्ञानों के प्रसार में व्यय किया जाए। इस धारा ने भारत में राज्य शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया। शिक्षा के क्षेत्र में मिशनरियों के प्रयासों को देखकर कुछ भारतवासियों के हृदय में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हुई और उन्होंने भी शिक्षा संस्थाएं स्थापित की। इस प्रकार राजकीय प्रयत्नों के साथ साथ व्यक्तिगत रूप में भी विद्यालयों का निर्माण प्रारंभ हो गया और देश में अर्वाचीन भारतीय शिक्षा का शिलान्यास प्रारंभ हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।